नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस में पावर्ड बाय ग्रोथ मोड यूपीएससी। मैं हूं ध्रुव जानी। दोस्तों, आज के सेशन का जो आधार है, यह आधार दरअसल आज का लेख है जो कि आज के हिंदू में पब्लिश हुआ है, जिसका टाइटल आप लोग देख रहे हो, एलिमोनी गाइडलाइंस की बात कर रहा है, यानी कि गुजारे भत्ते के बारे में है, स्त्रियों के हकों के बारे में है। लेख ठीक ठाक है, कुछ माहितियों को छोड़ के इसमें कोई अलग बात नहीं की गई है, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश जारी किए हाल ही में, उसका संदर्भ जो है यह लेख ने लिया है। तो हम लोग यह पूरे लेख को दो चरणों में ही देखेंगे। पहले लेख के निष्कर्ष की बात करेंगे और उसके बाद जो हमारे संशोधित सामान्य अभ्यास के तत्व होते हैं उसकी बात करेंगे। वह सामान्य अभ्यास के तत्वों में आज के दिन हम लोग 100% जो एलिमोनी गाइडलाइंस है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में जारी की गई है, उसकी बात करेंगे। उसके जो एलिमेंट्स है उसको देखेंगे। दूसरी बात, यह जो लेख है, यह लेख का ताल्लुक हमारे GS 2 के पॉलिटी एंड गवर्नेंस से है कि कैसे सरकार को या जुडिशरी को या सरकार को कैसे इन मुद्दों पर जो है अपनी प्रतिक्रिया जो है वह करनी है। तो देखेंगे, पहले निष्कर्ष देखते जाएंगे, उसके बाद सीधे हमारे जो संशोधित सामान्य अभ्यास तत्व है उसकी बात करेंगे। देखिए, यह लेख है जो आज के दिन प्रदर्शित हुआ है द हिंदू में, और पूरा लेख जो है वह ठीक ठाक है। जैसे मैंने आपको बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया है, रिसेंटली जो जजमेंट आया है एलिमोनी गाइडलाइंस के ऊपर, उसको बेस बनाकर यह लेख जो है वह लिखा गया है। देखिए, अब सबसे पहले हम लोग निष्कर्ष की बात करेंगे कि लेख का निष्कर्ष जो है वह क्या है। देखिए, पतियों के द्वारा ठुकराई हुई स्त्रियों की चिंतित परिस्थिति के बारे में पूरा लेख है। यानी कि स्त्रियों की जो आज के समय जो स्थिति है वह चिंतित है, दयनीय है, और इसके ऊपर सरकार को, जुडिशरी को त्वरित ही जो कदम है वह लेने होंगे। महिलाओं को दिया गया संवैधानिक रक्षण का जिक्र इस लेख में किया गया है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस दिए गए हैं चिल्ड्रंस को और वुमेन्स को, उसका जिक्र इस लेख में किया गया है। हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है, और यह फैसला जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छी सी एक जो मार्गदर्शिका है, अच्छे से जो दिशा निर्देश है उसको सुनिश्चित किया है, उसको स्थापित किया है। तो देखेंगे, देखिए, जो महिलाओं के रक्षण के बारे में जो प्रावधान है हमारे संविधान में, उसका जिक्र कर ले पहले, फिर हम लोग जो एलिमोनी गाइडलाइंस है, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसकी बात करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 में कुछ भी राज्य को बाधित नहीं कर सकता महिला बच्चों के लिए विशेष प्रावधान घड़ने में। नथिंग कैन स्टॉप स्टेट टू फ्रेम स्पेशल प्रोविजंस इन कॉन्टेक्स्ट टू वुमेन एंड चिल्ड्रन। कोई भी शक्ति राज्य को नहीं रोक सकती। संविधान ने ही जो है खुद ही यह आश्वासन दिया है पूरे राज्य को। आर्टिकल 39 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का भाग है, DPSP का भाग है, जैसे हमें सबको पता है, उसके मुताबिक राज्य को निर्देश देता है कि समान वेतन व तक के लिए और महिला बच्चों के स्वास्थ्य को रक्षण देगा। यहाँ तक में समानता, सिर्फ तक में ही नहीं, वेतन में भी, यानी कि रेम्यूनरेशन में भी, रेम्यूनरेशन और अपॉर्चुनिटीज में, दोनों में महिलाओं को पुरुष के मुकाबले समानता देनी होगी, और यह सुनिश्चित करना राज्य का काम है। हालांकि DPSP है, जैसे कि हमें पता है कि DPSP जो है वे लागू करना राज्यों की विवेक बुद्धि के ऊपर आधारित होता है। राज्यों के द्वारा वे लागू करवाए नहीं जाते। दे आर नॉट एनफोर्स्ड बाय लॉ। कानून के द्वारा यह लागू नहीं करवाए जाते, जैसे फंडामेंटल राइट्स हम लोग करवाते हैं। मगर अगर राज्य को लगे कि कल्याणकारी जो है राज्य बनाना है, तो उसके तहत यह जो समानता है उसको एंटाइटल कर सकता है महिलाओं के लिए। दूसरा, महिला व बच्चों के स्वास्थ्य का भी रक्षण करना होगा, वो भी राज्य की जिम्मेदारी है। हालांकि DPSP है, सो दे आर नॉट एनफोर्स्ड बाय लॉ, बट राज्य को अगर अच्छा राज्य बनना है, कल्याणकारी राज्य बनना है, तो ये सब जो बातें हैं उसका ध्यान जो है वो रखना होगा, उसको अमल करना होगा।
So these were the constitutional protections which are given to women and children by our constitution itself. अब देखेंगे जो सामान्य तथ्य है जो हमने यह लेख में से उठाए हैं उसकी बात करेंगे, उसका जिक्र करेंगे। देखिए, गुजारा भत्ता ऑन मेंटेनेंस लॉज, इस मार्गदर्शिका को हम लोग 11 बिंदुओं में वर्गीकृत कर सकते हैं। We can classify the entire description in 11 heads. हम लोग 11 मुद्दों पर, 11 जो है बिंदुओं पर यह पूरे दिशा निर्देश को वर्गीकृत कर सकते हैं हमारी सरलता के लिए, हमारी समझने की सरलता के लिए। देखिए, मैंने यहाँ एक माइंड मैप बनाया है जिससे आपको याद रखना थोड़ा आसान हो जाएगा। प्रथम बिंदु, एलिमोनी एंटाइटल्ड फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन। आवेदन की तारीख से ही महिला को जो गुजारा भत्ता है वह देना होगा पति को। दूसरा, एजुकेशनल एक्सपेंस ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं उनका जो खर्च है, शैक्षणिक खर्च या दूसरा बुनियादी खर्च, वो भी देना होगा। उसके बारे में भी जोगवाई इस दिशा निर्देश में दी गई है। परमानेंट एलिमोनी, क्या पति को स्थायी गुजारा भत्ता देना होगा, जीवन पर्यंत गुजारा भत्ता देना होगा, उसकी बात यहाँ की गई है। मोरल ड्यूटी ऑफ हस्बैंड, पति की नैतिक फर्ज क्या है, पति का नैतिक कर्तव्य क्या है, उसकी बात यहाँ की गई है। पिनल प्रोविजंस, दंड के प्रावधान है कि अगर पति ने गुजारा भत्ता नहीं दिया तो क्या दंड उसको हो सकता है। ट्रांसपेरेंसी की बात हुई है, यानी कि पारदर्शिता की बात हुई है। उसके बाद का बिंदु, एक्नॉलेजेस वुमेन्स सफरिंग, जो स्त्रियां जो कष्ट उठाती है उसका भी जिक्र यहाँ कोर्ट ने किया, उसको भी ध्यान में लिया। रिकॉग्नाइजेस लॉन्ग ड्यूरेशन रिजोल्यूशन, जो लंबे समय तक जो चले आ रहे मुकदमे होते हैं उसमें क्या किया जाए, वो भी जो है कोर्ट ने उसमें भी जो है अपना ध्यान जो है वह खींचा। उसके बाद इक्वालिटी फॉर लिव इन कपल्स, कि क्या लिव इन कपल में रहती महिला को रखरखाव मिलेगा नहीं मिलेगा, उसकी बात यहाँ की है। गाइडलाइंस फॉर अदर कोर्ट, एक समान दिशा निर्देश जारी किए सुप्रीम कोर्ट ने कि जब कोई भी अदालत हो, कोई भी कुटुंबी अदालत हो, कोई भी मैजिस्ट्रेट हो, जब रखरखाव के मामले में अपनी सुनवाई कर रहा है तो उसको यह मार्गदर्शिका ध्यान में लेनी होगी। और आखिरी में जो आखिरी बिंदु है वह है इन इक्विटेबल फॉर हस्बैंड टू पे एलिमोनी अंडर मल्टीपल लेजिस्लेशन, विच मीन्स महिलाएं जो है वे रखरखाव का मुकदमा या रखरखाव किसी भी कानून के तहत क्लेम कर सकती है, उसको ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं जिसका जिक्र हम लोग आगे करेंगे। तो दिस आर द 11 पॉइंट्स ऑन विच वी कैन रिमेंबर द एंटायर एलिमोनी गाइडलाइंस। अब वन बाय वन देखेंगे उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, उसके क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान है, उसका जिक्र हम लोग वन बाय वन करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम आवेदन की तारीख से हकदार गुजारा भत्ता, राइट फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि आवेदन की तारीख से रखरखाव दिया जाएगा, कि जब किसी पत्नी ने आवेदन के लिए रिक्वेस्ट की हो, आवेदन पत्र भरा हो, एप्लीकेशन की हो, फ्रॉम दैट डेट जो है रखरखाव जो है वह पति को चुकाना होगा, देना होगा। इसका तर्क यह है कि ठुकराई हुई पत्नी व बच्चे को पति की आवारागर्दी से रक्षण मिले। इसका तर्क यह है कि कोई ठुकराई गई जो महिला है वे विदाउट एनी इकोनॉमिक रिसोर्सेस वे हैरान ना हो, उसको आपत्ति ना आए अपने जीवन में, तो इसी की वजह से ऐसा प्रावधान जो है वह बनाया गया है। दूसरा, बच्चों के शैक्षणिक खर्च, गुजारा भत्ता की गणना समय अदालतों को बच्चों के शैक्षणिक खर्च, दूसरी बुनियादी ज़रूरतें इत्यादि चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। और सामान्यतः कोर्ट ने कहा कि यह सब जो खर्च है बच्चों का, शिक्षण का हो या दूसरी बुनियादी ज़रूरियात का हो, वह पति के द्वारा उठाया जाएगा, पति को उठाना होगा, ऐसा कोर्ट ने सुस्पष्ट कर दिया है। तीसरे मुद्दे की बात करें तो स्थायी गुजारा भत्ता है कि क्या पति को अपनी पत्नी को, डाइवोर्सी पत्नी को क्या जीवन पर्यंत गुजारा भत्ता देना होगा। तो इसके जवाब में कोर्ट ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि पति को जीवन पर्यंत गुजारा भत्ता देने के लिए बोलना ठीक नहीं रहेगा, और इसी की वजह से स्थायी गुजारी भत्ते का निर्धारण करते समय विवाह अवधि का लेखा जोखा होना चाहिए। अगर ज़्यादा वर्षों तक शादी टिकी है
तो लेखा जोखा जो है वह जीवन पर्यंत देना होगा। और अगर कम वर्षों में उन लोगों का जो विवाह विच्छेद हो गया है तो गुजारा भत्ता जो है वह स्थायी नहीं होगा मगर कुछ समय तक सीमित होगा। उसके बाद पति का नैतिक कर्तव्य। देखिए, आम तौर पर इन मामलों में ऐसी दलीलें होती है पतियों के पक्ष से, जो कि रेस्पोंडेंट होते हैं मुख्यतः, उन लोगों का कहना होता है कि हमारे पास हमारे लिए भी पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं है तो हम लोग रख रखा कैसे चुकाएं। तो यह जो दलील है, यह दलील पति की जिम्मेदारी को खत्म नहीं करती। पति की जिम्मेदारी तो वहीं की वहीं रहती है। और ऐसे मामले में कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया कि भाई अगर पति जो है वह सक्षम हो, शिक्षित हो, तो उसे गुजारा भत्ता देना ही पड़ेगा, उसमें कोई शंका की बात नहीं है। तो वही बात है कि पति यह दलील कि उसके पास आय स्रोत नहीं है गुजारा भत्ता देने के लिए, आय स्रोत यानी कि इनकम सोर्स, इस दलील से पति अपनी जिम्मेदारी से छूट नहीं सकता अगर वो सशक्त व शिक्षित है। उसके बाद अगर हम पेनल प्रोविजंस देखें, दंड प्रावधान देखें, तो अगर कोर्ट के द्वारा जारी किए गए न्यायिक जो आदेश होते हैं, उन आदेशों के तहत अगर पति ने गुजारा भत्ता देना योग्य नहीं समझा या उन न्यायिक आदेशों को पालन नहीं किया, तो ऐसे मामलों में यह जो पति है उसकी मिल्कियत जो है वो भी जब्त हो सकती है। ऐसा कोर्ट ने खुल के स्पष्ट रूप से कह दिया। रखरखाव संबंधी आदेशों का पति द्वारा विधिवत लागू होना होगा। अगर ना हो तो उसे सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रावधान के तहत पति का सिविल डिटेंशन यानी कि अटकायत, आप उसे गिरफ्तारी भी कह सकते हैं, मगर यह गिरफ्तारी कैसी होगी? सिविल मामलों में जैसी होती है एकदम लिबरल, ऐसी क्रिमिनल टाइप की नहीं। और उसकी मिल्कियत जो है, प्रॉपर्टी, उसको भी जब्त किया जाएगा, उसको भी जब्त किया जा सकता है। उसके बाद छठा जो बिंदु है वह कहता है कि महिलाओं के कष्ट को स्वीकार करना। कोर्ट ने 100% महिलाओं के कष्ट को स्वीकार किया और वह करते हुए कहा कि रखरखाव कानूनों की अधिकता के बावजूद भी महिलाओं को वर्षों तक कष्ट उठाना पड़ता है, खाली हाथ संघर्ष करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि हमारे देश में कानून जो है वे बहुत मात्रा में है और कानूनों में भी जो रखरखाव के समर्पित कानून है वह कानून भी बहुत ही है। और ऐसे कानूनों की हाजिरी के बावजूद भी महिलाएं जो है वे कई वर्षों तक खाली हाथ उनको जो है रहना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि इतने कानूनों की हाजिरी में भी यह कानूनों का जो एनफोर्समेंट है वह अप टू द मार्क नहीं होता है। जिसका भोग जो है वह महिलाएं बनती है, उन लोगों को कष्ट पड़ता है। उसके बाद पारदर्शिता की बात की। पारदर्शिता में ऐसा है कि जो आवेदित महिला है और जो रिस्पोंडेंट पति है, यानी कि प्रतिवादी पति है रिस्पोंडेंट, दोनों को रखरखाव के मामले में दोनों को अपनी मिल्कियतें और देवादारियां यानी कि एसेट्स और लायबिलिटीज, उन दोनों चीजों का डिस्क्लोजर जो है वह करना होगा, कोर्ट को बताना होगा। उसे खुलासा भी हम कह सकते हैं। उसके बाद निर्णय की लंबी अवधि। देखिए, आवेदन की तारीख से अगर गुजारा भत्ता नहीं दिया गया तो यह रकम आवेदन के निपटान तक नहीं दी जाती है। और सामान्यतः यह जो मामले होते हैं वे कई वर्षों तक चलते हैं, कई वर्षों तक चलते हैं। और ऐसे में जो भोग है वह महिला बनती है। उसके बाद लिव इन कपल्स के लिए समानता। देखिए, कई वर्षों तक साथ रहने वाले जोड़ों के ऊपर भी ये गुजारा भत्ता यानी कि सेक्शन 125 ऑफ CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लागू होगा। ये बात तो बहुत अच्छी बोली। कोर्ट ने बोला कि इस सेक्शन के अंतर्गत मेंटेनेंस के लिए विशेष रूप से सेक्शन 125 ऑफ CRPC के अंतर्गत रखरखाव के मामले में कठोर सबूत की जरूरत नहीं है कि आपने मैरिज की है। और इसी से यह तात्पर्य निकलता है कि रखरखाव के लिए मैरिज करना जरूरी नहीं है। अगर आप कई वर्षों से साथ में रह रहे हो फिर भी आप जो है रखरखाव क्लेम कर सकते हो आपके पार्टनर पर।
तो ये कोर्ट का मानना है। सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के तहत अनुदान के लिए शादी के सख्त सबूत अनिवार्य नहीं है, which means there should be a relationship between two parties. There is no need of marriage. उसके बाद जो 10वां बिंदु है उसके मुताबिक अन्य अदालतों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट्स के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट्स के लिए, मजिस्ट्रेट्स के लिए और जो लोअर कोर्ट्स है, निचली अदालतें हैं, उन लोगों को भी कहा कि जब आप रखरखाव के मामले का जो है फैसला कर रहे हो तो आप यह एक समान दिशा निर्देश को फॉलो कीजिए, इसके तहत जो है अपना फैसला सुनाइए। और जो आखिरीवां बिंदु है, 11वां बिंदु, इसके मुताबिक कई विधानों के तहत पति को गुजारा भत्ता देना होगा। महिला कई कानून का सहारा लेकर पति के पास रखरखाव मांग सकती है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये हमें याद रखना होगा। यह 3 कायदे है, कानून है, जिसके तहत महिला जो है वे क्लेम कर सकती है गुजारा भत्ता या एलिमोनी। फर्स्ट वन इज प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसके तहत भी महिला जो है वे रखरखाव मांग सकती है अपने पति से। दूसरा सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, जिसका जिक्र हमने किया। एंड थर्ड वन हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इसके तहत भी महिला जो है वे क्लेम कर सकती है अपने पति से रखरखाव। आज के समय में यह वैवाहिक जो मुकदमाबाजी है वह निरंतर बढ़ती जा रही है और ऐसे समय में एक स्पष्ट दिशा निर्देश होना एक आवश्यक बात थी। और इसी समय में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विवेक बुद्धि से यह जो फैसला है यह सुनाया। यह फैसला दरअसल एक मुंबई बेस्ड कपल के बारे में था और यह फैसला सुनाते ही उसके चुकादे में ही यह जो गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट ने इन्वॉल्व कर दी और हम सबको यह गाइडलाइंस दे दी। तो इस लेख में हमने स्त्रियों की स्थिति देखी, स्त्रियों की जो परिस्थिति होती है अपने विवाह के बाद। देखिए, भारत ऐसा देश है जहाँ बेटियों को बहुत ही जल्द बेटियों का विवाह करवा दिया जाता है। आज के समय भी कई सारे क्षेत्रों में ऐसा कुरीवाज जो है वह चलता है और बाद में अगर वह जो विवाह सफल ना हो सके तो अंत में भुगतना तो महिला को ही पड़ता है। तो वो कष्ट जो है उसको कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वह निरंतर कार्यरत है। हमारे देश में कई सारे कानून भी है, बस ज़रूरत है उसको अप टू द मार्क एनफोर्स करने की। तो उसी दिशा में सुप्रीम कोर्ट जो है वह आगे बढ़ रही है। तो इस लेख में इतना ही। नेक्स्ट लेख में चर्चा करेंगे अगले विषय की, अगले संशोधन की। तो तब तक देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।